नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो एक्ट भारत में लागू किए गए थे उनके बारे में हम आज की क्लास में हम देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट और जो चार्टर एक्ट 1793 का था उसके बारे में हमने देखा था। जो कि चार्टर एक्ट जो थे वो चार चार्टर एक्ट भारत में लागू किए गए थे। 1793 का चार्टर एक्ट, उसके बाद आया था 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। तो ये चारों एक्ट भारत में लागू किए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इसमें प्रावधान किए जाते थे वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ये नियम बनाए जाते थे, उन्हीं के द्वारा ये लागू किए जाते थे। क्योंकि ब्रिटिश क्राउन का सीधा सा संबंध था कि धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता से भारत पर पूर्णतः अपना अधिकार जमाना। तो इसलिए ये भारत में धीरे धीरे रेगुलेट किया जा रहा था। तो जो चार्टर एक्ट 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें यह प्रावधान किया गया कि जो चीन के साथ चाय का व्यापार होता है, चीन के साथ चाय का व्यापार और जो पूर्वी देश हैं, पूर्वी देशों के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सारे व्यापार की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। यानी चीन के साथ चाय का व्यापार कर सकते हो, पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं, इसके अलावा और किसी भी तरीके की व्यापारिक स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई थी। इसके अलावा एक और प्रावधान किया गया चार्टर एक्ट 1813 में कि जो ईसाई लोग हैं, ईसाई लोग भारत में आ सकते हैं, रह सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता उन्हें प्रदान की गई ईसाइयों को कि भारत में रहें, वो अपने धर्म की प्रचार प्रसार करें और अपना यहाँ पर रह सकते हैं। और ये पूर्णतः स्वतंत्रता ईसाइयों को दी गई। और इसके साथ ही एक और प्रावधान किया गया कि प्रति वर्ष भारतीयों की शिक्षा पर, जो भारतीय होंगे उनकी शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ये उस समय 1813 की बात है कि 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। ये केवल कहा गया था, लेकिन ये लागू नहीं किया गया था। आगे चलकर ये लागू नहीं हुआ, बस ये ऐसा इसमें प्रावधान आया था कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद जो अगला चार्टर एक्ट आया वो आया 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में कुछ और परिवर्तन हुए। तो उनमें क्या परिवर्तन हुए कि चीन के साथ जो चाय का व्यापार था वो और पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार था उसको भी समाप्त कर दिया। इसमें केवल इतना सा था कि चीन के साथ चाय का व्यापार कर सकता था और पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकती थी। लेकिन जब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो उसमें यह बोल दिया कि चीन के साथ भी व्यापार नहीं कर सकता और पूर्वी देशों के साथ भी व्यापार, यानी कि संपूर्ण व्यापारिक स्वतंत्रता जो थी वो समाप्त कर दी गई थी। संपूर्ण व्यापारिक स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई थी। इसके बाद एक पद था बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि धीरे धीरे करके पूरे भारत पर अधिकार करना था। जिसमें बंगाल से शुरुआत हुई थी, तो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया और बंगाल के गवर्नर जनरल के पद के नाम को बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। पहले इसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था, समाप्त करके भारत का गवर्नर जनरल रखा गया। बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल हुआ वो था लॉर्ड विलियम वेंटिक। लॉर्ड विलियम वेंटिक था ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ है। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो हुआ था वो लॉर्ड विलियम वेंटिक हुआ था और यही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। चूंकि ये पद समाप्त कर दिया गया था बंगाल के गवर्नर जनरल का, उसके बाद जो भारत का गवर्नर जनरल जो नया पद बना था उस पर लॉर्ड विलियम वेंटिक को ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो जो लॉर्ड विलियम वेंटिक था ये अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल था और प्रथम भारत का गवर्नर जनरल था। ये परिवर्तन होने के बाद इसके बाद गवर्नर जनरल की जो मंत्रिपरिषद होती थी, गवर्नर जनरल की मंत्रिपरिषद में एक और चौथा स्थान जोड़ा गया। पहले 3 सदस्यीय मंत्रिपरिषद हुआ करती थी, इस तत्पश्चात चौथा स्थान भी जोड़ा गया। चौथा स्थान जो था केवल नामांकित था। चौथा स्थान नामांकित था, ये पूर्णकालिक सदस्य नहीं हुआ करता था, ये नामांकित था। ये वोट नहीं दे सकता था, ना ही सुझाव कुछ दे सकता था। इसे ये केवल एक सदस्य हुआ करता था जो कि एक विधि सदस्य हुआ करता था, विधि अधिकारी हुआ करता था। ये केवल सलाह दे सकता था, वोट इसे देने की आजादी नहीं थी, ये विधि अधिकारी हुआ करता था। इसके लिए जो विधि अधिकारी होता था इसके लिए ये अनिवार्य था कि इसको कानूनी ज्ञान होना अनिवार्य है। यानी जो विधि अधिकारी चौथा स्थान लेगा उसे कानून का ज्ञान होना चाहिए, वही चौथा स्थान मंत्रिपरिषद में लेगा। तो ये इसमें विधि अधिकारी चौथा इंसान जोड़ा गया, चौथा स्थान का सृजन किया गया गवर्नर जनरल की मंत्रिपरिषद में। इसके बाद
जो प्रथम लॉर्ड मैकाले जो थे, यदि बात करें कि प्रथम विधि अधिकारी कौन बने थे, यानी प्रथम मंत्रिपरिषद के चौथे सदस्य कौन बने थे, तो वो बने थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को पहली बार कहा गया था कि ये विधि अधिकारी बने हैं, इनको ही लॉर्ड मैकाले को विधि अधिकारी बनाया गया था। इसके बाद एक विधि संहिता का निर्माण किया गया, एक विधि संहिता का निर्माण किया गया जिसमें सारे नियम कानून लिखे गए, एक संविधान टाइप का बनाया गया जिसे विधि संहिता कहा गया। इसकी जो धारा 87 थी, धारा 87 बहुत इंपॉर्टेंट थी। धारा 87 में क्या नियम किया गया था कि जाति पाति भेदभाव रंग भेद के आधार पर जो इनको जाति पाति के आधार पर जो ये आरक्षण था ये समाप्त कर दिया गया था। जाति पाति के आधार पर किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाता है कि कोई भी किसी भी जाति का हो, कोई भी किसी भी धर्म का हो, कोई भी लिंग हो, इससे कोई तात्पर्य नहीं था। जो भेदभाव था जातियों में, धर्म में, लिंग में, तो ये समाप्त कर दिया गया था। कब किया गया था ये 1833 के चार्टर एक्ट में धारा 87 में, विधि संहिता की धारा 87 में ये किया गया था कि समाप्त कर दिया गया था जाति धर्म लिंग के आधार पर जो भेदभाव था उसको समाप्त कर दिया गया। इसके बाद 1843 में गवर्नर जनरल जो बने वो बने एल बरेनो। एल बरेनो जो गवर्नर जनरल बने 1843 में, तो इन्होंने क्या किया, दास प्रथा को समाप्त कर दिया। दास प्रथा भारत में बहुत प्रचलित थी। इससे पहले दास प्रथा किसी भी व्यक्ति को दास बना के रखा जाता था और ये प्रथा बहुत उस समय पे प्रचलित प्रथा थी। तो इसलिए जो एल बरेनो जो भारत के गवर्नर जनरल बने, तो इन्होंने 1843 में ये प्रथा समाप्त कर दी कि कोई भी अब दास प्रथा नहीं रहेगी, इस तरीके की प्रथा समाप्त कर दी। अगला जो एक्ट आया ये अंतिम एक्ट था भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू किया गया था, ये अंतिम था। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के हाथ में प्रशासन चला गया था, तो उसके बारे में हम देखेंगे। ब्रिटिश क्राउन के हाथ में प्रशासन आ गया था क्योंकि 1857 की क्रांति हो गई थी, इस वजह से ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में पूरा शासन ले लिया था। तो चार्टर एक्ट जो 1853 का आया था ये अंतिम ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्ट था। इसमें क्या प्रावधान किए गए कि जो चौथा सदस्य था, जो विधि अधिकारी था, उसे पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। पहले ऐसे पूर्ण सदस्य नहीं था, ये केवल इसको सलाह दे सकता था, वोट देने की अधिकार इसको नहीं था। जब इसे पूर्ण सदस्य बनाया गया तो इसे सलाह देने के साथ साथ वोट देने का अधिकार भी दिया गया। अब ये सलाह भी दे सकता था और वोट भी दे सकता था। तो ये चौथे सदस्य के रूप में, पूर्णकालिक सदस्य के रूप में ये चार्टर एक्ट 1853 में ये प्रावधान किया गया। प्रथम विधि एवं प्रशासनिक कार्यों पहली बार जो किया गया था, पहली बार विधि एवं प्रशासनिक कार्यों को, विधि और प्रशासनिक जो कार्य थे उनको अलग अलग किया गया था कि विधि के जो कार्य होंगे वो अलग होंगे और प्रशासनिक कार्य जो होंगे वो अलग होंगे। नहीं तो पहले एक ही साथ विधि और प्रशासनिक कार्यों को किया जाता था। पहली बार चार्टर एक्ट के 1853 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत ये विधि एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया था। उच्च पदों पर सीधी भर्ती की जाती थी। जो कलेक्टर या एसपी वगैरह के पद हुआ करते थे, इन पर सीधी भर्ती की जाती थी। बीओसी और बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, ये जो दल था उनके द्वारा, और हेली वैली जो कॉलेज थे उनके सदस्यों के द्वारा सीधी भर्ती की जाती थी भारत में प्रशासनिक अधिकारियों की। लेकिन इस एक्ट के बाद ये बंद कर दिया गया कि उच्च पदों पर सीधी भर्ती नहीं होगी। इसके लिए एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, यानी आईसीएस की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो ये फिर उसके बाद भारत में आईसीएस की परीक्षा का प्रथम बार जब आईसीएस की परीक्षा हुई, तो प्रथम आईसीएस की परीक्षा हुई थी 16 जुलाई 1855 में। 16 जुलाई 1855 को पहली बार जो आईसीएस की परीक्षा हुई थी वो लंदन में हुई थी। लंदन में जो परीक्षा हुई थी उसमें उम्र सीमा जो रखी गई थी वो 18 से 23 वर्ष की उम्र सीमा रखी गई थी कि जो भी आईसीएस की परीक्षा देगा उसे 18 से 23 वर्ष के बीच में होना चाहिए। और लंदन में ये परीक्षा रखी गई थी। इसका माध्यम जो रखा गया था वो अंग्रेजी माध्यम रखा गया था। पहली बार जब जो परीक्षा हुई थी शुरुआत में इसका माध्यम अंग्रेजी ही रखा गया था और भारतीय जो थे, भारतीयों को इसमें अनुमति नहीं दी गई थी कि भारतीय आईसीएस की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। बाद में इसका काफी सारा विरोध हुआ और भारतीयों को इसमें परीक्षा में शामिल होने के मौका मिला। तो जो प्रथम भारतीय थे जो आईसीएस की परीक्षा जिन्होंने पास की थी, तो वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि पहली बार आईसीएस की परीक्षा करने वाले भारतीय कौन थे। तो 1865 में सत्येंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार आईसीएस की परीक्षा पास की थी। इन्होंने लंदन जाके ये परीक्षा दी थी और अंग्रेजी माध्यम हुआ करता था। 18 से 23 साल की उम्र में
इन्होंने सत्येंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार आईसीएस की परीक्षा पास की थी। तो इस तरीके से हमने जो चार्टर एक्ट बाकी के जो बचे हुए थे 13 वाला, 1813, 33 और 53 वाला, इनको खत्म किया है। आगे जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम बात करेंगे जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो अधिनियम भारत में लागू किए गए हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से अधिनियम भारत में लागू किए गए हैं ब्रिटिश क्राउन के द्वारा और उनके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।